अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 10 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है 10.3 चेंज इन स्टेट। आपने अक्सर नोटिस किया होगा बेटे, हमने डिफरेंट टाइप के जो फेजेस पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तमाम के तमाम फेजेस जो हैं ये क्या है, इंटरचेंजेबल है। एक फेज़ दूसरे फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा तीसरे में, और तीसरा अगेन जो है फर्स्ट वन में कन्वर्ट हो सकता है। ये स्टेट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं ये सारा कुछ अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर 10, टॉपिक 10.3 चेंज इन स्टेट। By absorbing or losing energy, the kinetic energy of atoms or molecules of a substance changes that can lead to change in the state of matter. Change in state of matter occur when matter loses or absorb energy. Simple phenomena है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बन सकता है कि जो मैटर के स्टेट्स चेंज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वाई, कैसे होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, आपको पता है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं या लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है या एनर्जी लॉस हो रही होती है। ठीक है, जितनी भी एटम्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के बेटे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फेजेस हैं बेटे वो सारे के सारे क्या हो रहे होते हैं, कन्वर्ट हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि चेंज ऑफ जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो मैटर के स्टेट्स हैं बेटे वो चेंज होते हैं। कब चेंज होते हैं, जब या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। When a substance absorb energy, the atom and molecule move more rapidly and hence need more space and separation between atoms or molecules. It may lead to turn a solid to liquid called melting and liquid to gas known as boiling. By losing energy, the atom and molecules will slow down and hence there is less space and separation between them. It may lead to turn a gas in liquid called condensation or a liquid to solid called solidification. Keep in mind the intermolecular forces are the strongest in solid due to least separation and weakest in the gases. As the molecules are far apart as compared to liquid and solid, this is the reason that the gases exhibit the greatest relative thermal expansion while solid have least expansion. छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने अभी रीड आउट किया, बहुत इजी भी है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे कि कोई भी मैटर का स्टेट जो है वो किस तरह से चेंज होता है। जो मेन फिनोमेना यहाँ पे बेटे हो रहा होता है वो क्या चीज़ हो रही होती है कि एनर्जी या तो लॉस होती है या एनर्जी का गेन होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कोई भी सब्सटेंस जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्या मैंने कहा, कोई भी सब्सटेंस के अंदर अब आपके पास एटम्स भी आ सकते हैं, आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एटम्स या कोई मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के बेटे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि उस सब्सटेंस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने एटम होते हैं, वो बहुत तेज़ी से, रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से जो है ये मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये मूव करते हैं तो इनके दरमियान में स्पेस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और इनकी सेपरेशन जो है, यानी कि अगर सॉलिड था, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब उसने की, जब उसको हमने हीट अप किया तो बेसिकली क्या होता है, जो इनके दरमियान में सेपरेशन है वो क्या होना शुरू होती है, ज़्यादा होना शुरू होती है और वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ हम पीछे पढ़ के आए थे ना। तो जब ऐसे होता है तो क्या होगा कि सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब हम किसी भी सॉलिड को, कोई हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी, इस टाइम कोई ख़ास स्पेसिफिक नाम नहीं है, कोई भी सब्सटेंस जो कि इन सॉलिड स्टेट हो, ठीक है, जब हम उसको हीट अप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिडली मूव करेंगे, उनके दरमियान का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एटम जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ऐसा फिनोमेना हो जाएगा, जब ये सारा कुछ होगा तो सॉलिड जो हैं बेटे वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे किस में, लिक्विड में।
वो प्रोसेस जिससे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज मेल्टिंग। क्या कहते हैं उसको, हम मेल्टिंग कहते हैं। ये लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करो। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, लिक्विड। जब यही फिनोमेना होता रहा, मतलब दोबारा से उसको हम हीट अप करें अगर लिक्विड को, तो क्या होगा कि लिक्विड जो है बेटे गैस में कन्वर्ट, देखो आप कोई भी लिक्विड है, आप उसको हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद क्या होना है, एक पॉइंट आएगा जब उसके बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं लिक्विड के, ठीक है। बबल्स बनने के बाद वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, एवोपरेट होना शुरू हो जाएंगे और वो वेपर्स की फॉर्म में वहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या फिनोमेना हो रहा है कि लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डैट इज कन्वर्ट इनटू गैस। वो प्रोसेस जिससे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। यानी कि पहले बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, देन आपके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे ना। इस टाइम में क्या होगा कि बाय लूजिंग एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लूज होना शुरू हो जाएगी, एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे और उनके दरमियान का स्पेस भी लेस हो जाएगा और सेपरेशन भी इनकी लेस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि रिवर्स होना शुरू हो गया। पहले शुरू में क्या हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, अब क्या हो रहा, एनर्जी जो है बेटे वो लॉस हो रही है। तब क्या हो जाएगा, रिवर्स फिनोमेना शुरू हो जाएगा। अब गैस जो है वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी, गैस अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो प्रोसेस जिससे गैस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, कंडेंसेशन। और वो प्रोसेस, अच्छा यानी कि गैस से क्या बन गया, लिक्विड। प्रोसेस को अपने क्या नाम दे दिया, कंडेंसेशन। और फिर उसी लिक्विड से अगेन हमारे पास सॉलिड बन जाएगा, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। और आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। क्यों, क्योंकि उनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस में ये वीक होती हैं फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर, उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। लिक्विड के भी दूर दूर होते हैं लेकिन सॉलिड गैसेस की निस्बत कम होते हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि गैसेस जो हैं उनकी जो रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन है वो सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है। और सॉलिड की जो एक्सपेंशन है वो सबसे कम होती है। तो इस छोटे से टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक फेज़ दूसरे फेज़ में कन्वर्ट होता है, डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजीज़, डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस यहाँ पे हमने पढ़ी। सिंपल हमने क्या पढ़ा कि एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। उसके बाद जब गैस लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। आगे आपकी बुक में नहीं लिखा, बॉइलिंग के बाद जो नेक्स्ट होता है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। गैस अगेन अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। और आपने अब देखा कि किस तरह से एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। कॉमन एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं दी लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। वाटर, आप एक स्नो लो, ठीक है। स्नो क्या चीज़ है, सॉलिड फॉर्म में। आप इसको हीट अप करो, ठीक है। हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में। लिक्विड को मज़ीद हीट करते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जब आ जाएगा तो क्या बनना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स बनना शुरू होते हैं। यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। गैस अगेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और वही लिक्विड दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में, एंड दैट इज़ नोन एज सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे एक दो बेटे प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई हैं, जैसे आपको बताया हुआ है कि सॉलिड जो है उसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो कम है, लीस्ट है एज़ कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। अगर आपको याद हो बेटे, मैंने आप लोगों को फिज़िक्स, आई थिंक फिज़िक्स या केमिस्ट्री दोनों में से फर्स्ट चैप्टर में से ना, मैंने आपको ये जो हैं आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनमें आप लोगों को डिफरेंसेस भी राइट करवाए थे, उनको भी एक दफ़ा आप रीड आउट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपके पेपर में अक्सर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफरेंट टाइप के हमने फेस चेंज देखे, मैंने आपको शायद याद हो, अगर आप लोगों को, हमने इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, आई थिंक पढ़ के आए हैं। मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको इसको रिपीट कर देती हूँ। और जो बच्चे आज सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं, इससे पहले उन्होंने नहीं लिया, वो भी एक दफ़ा इसको देख लें। अपनी स्क्रीन पे देखें।
यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 3 स्टेट्स हैं, गैस है, सॉलिड है और लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट जो हैं टर्मिनोलॉजीज लिखी। देखो, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये बेटे आपने याद करने हैं, आपको याद होना चाहिए। और ये इकट्ठे मैंने एक फ्लो शीट डायग्राम की तरह बना दिया, आप लोग चाहो तो इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, आपको ज़्यादा आसानी रहती है। ये मैंने एरो बनाया है, देखो एरो इधर जा रहा है, ठीक है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। अभी हमने पढ़ा भी, ठीक है, मेल्टिंग कहेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह जब लिक्विड, ये देखो मैंने अगला एरो बनाया, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। जो आपकी बुक में लिखा था कि पहले बॉइलिंग आएगा, देन मैंने आपको कहा था वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। गैस का दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, गैस का दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। और आपकी बुक में भी हमने अभी इसको पढ़ा था, ठीक है, कि गैस जो है वो दोबारा से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है। गैस जो है वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि गैस जो है वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। अभी हमने आपकी बुक में भी पढ़ा, टॉपिक में मैंने क्या कहा, गैस बन गई, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ। अब ये प्रोसेस सारा रिवर्स भी हो सकता है, गैस अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, और जिस प्रोसेस से वो कन्वर्ट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इसके बाद जो लिक्विड है बेटे वो अगेन कन्वर्ट हो सकता है किसमें, सॉलिड में, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। आप पानी फ्रीज़र में रखो तो वो फ्रीज़ हो जाता है ना, तो वो जो स्नो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। आपकी बुक में यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ था फ्रीजिंग की जगह सॉलिडिफिकेशन लिखा हुआ था। सॉलिडिफिकेशन लिख लो या फ्रीजिंग लिख लो, बात एक ही है। और ये जो सॉलिड है, एक फिनोमेना यहाँ पे आपने और याद रखना है, ये जो सॉलिड है ये डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, बजाय इसके कि ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो फिर गैस में कन्वर्ट हो। कभी कभार सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। आप लोग आगे चल के ये प्रोसेस पढ़ोगे। और कभी कभार गैस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। वैसे तो जनरली यही होगा ना कि पहले गैस लिक्विड में होगी और लिक्विड दोबारा सॉलिड में होगा, लेकिन कभी कभार रूटीन में नहीं, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में, दैट इज़ नोन एज डेपोजिशन। ये एरो का मतलब देखो नीचे से जा रहा है, इसका मतलब है गैस डायरेक्टली, सॉलिड जो हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट होंगे गैस में, क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। गैस कन्वर्ट होगी सॉलिड में तो क्या कहेंगे, डेपोजिशन। तो यहाँ पे बल्कि 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट फिनोमेना जो हैं मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इन सब की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, एग्जाम्पल भी आनी चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ वाटर। यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम भी दी गई है, ठीक है, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। सिंपल ये लिखा हुआ है सॉलिडिफाइंग प्रोसेस, ये मेल्टिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड है। आपको मैंने बताया था कि सॉलिड जो है उसके जो एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जो हैं वो जुड़े होते हैं। देखो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होती हैं एक दूसरे के साथ, स्ट्रांगली ये जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड मेटल है, और जब इसकी मेल्टिंग होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड मेटल में। और जब बेटे इसको हीट अप करेंगे तो इनके दरमियान का जो स्पेस है, ये जो फोर्सेस है ना, इनकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और ये स्पेस जो पहले बिल्कुल नहीं था, ना होने के बराबर था, अब क्या हो गया, देखो इनके दरमियान में स्पेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हमने क्या कह दिया, मेल्टिंग प्रोसेस हुआ। जब मेल्टिंग हुई तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और लिक्विड अगेन कन्वर्ट हो जाता है किस में, सॉलिड में। किस प्रोसेस के ज़रिए, सॉलिडिफाइंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और जब लिक्विड बेटे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी उस केस में क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इज़ डेट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है वो भी हमारा, डैट इज़ एवोपोरेशन। आपने पहले भी पढ़ा होगा, बल्कि इवन 6 7 में भी आप इसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ के आए हो। अब सिंपल ये हो रहा है कि बेटे चीज़ वही रहती है, आप 9th में आ जाओ, आप 10th में चले जाओ, आगे FSC कर लो, टॉपिक्स वही रहेंगे, लेकिन क्या होता जाएगा, आपकी एक्सप्लेनेशन बढ़ती जाती है, ठीक है।
टॉपिक आपका नेक्स्ट है 10.4 एवोपोरेशन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। एवोपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग. It occurs at all temperature but is faster at higher temperature. This change occurs at the surface of the liquid where some of the particles have enough energy to escape into the air as vapor. Evaporation does not require the entire liquid to be heated. It can occur at room temperature. For instance, when water is spilled on the floor, it gradually disappears as it turns into water vapor. This process plays a key role in everyday life and in nature. It helps in drying wet clothes and cooling our bodies through sweating. Several key factors influence how quickly and slowly this takes place. Number 1, temperature. The higher the temperature, the faster evaporation occurs. When heat is added, the molecules in the liquid move more energetically, increasing chances of them escaping into the air as vapor. Number 2, surface area. A large surface area allow more liquid to be exposed on the air, which speed up evaporation. For example, water in the wide shallow dish will evaporate quickly than the same amount in the tall narrow container. Air movement, wind speed. Wind or air movement help to carry away the vapor molecules from the surface of the liquid. This prevents saturation of air above the liquid and allows more molecules to evaporate. Number 4, humidity of the surrounding air. If the air is already full of moisture, evaporation slows down, but in dried air, the process occurs more rapidly because the air can absorb more water vapors. Number 5, nature of the liquid. Different liquids evaporate at different rates based on their molecular structure. For instance, alcohol evaporates faster than water because its molecules require less energy to escape into the air. Number 6, pressure. Lower atmospheric pressure can enhance evaporation since there is less force pushing down on the liquid surface, making it easier for molecules to escape. अभी जो टॉपिक मैंने रीड किया डैट इज़ एवोपरेशन और डिफरेंट टाइप के फैक्टर जो कि एवोपरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं. हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले यहाँ पे एवोपरेशन, आपने इसकी डेफिनेशन पहले लर्न करनी है. आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन बेटे मौजूद है, ये येलो कलर में जो येलो बॉक्स में लिखी हुई है, यही डेफिनेशन आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे. एवोपरेशन क्या चीज़ है? एवोपरेशन बेटे एक ऐसा प्रोसेस है, एवोपरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है. ये खुद ब खुद हो जाती है. इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक जो है वो पूरा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, खुद से नहीं करवानी पड़ती. एवोपरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग. यानी कि विदाउट बॉइलिंग जो है जो प्रोसेस होगा ना, यानी कि एक तो हमने बॉइलिंग किया ना, बॉइलिंग करके आपने वेपर बने और वेपर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया. आपकी बुक में शुरू में यहाँ पे लिखा हुआ था. और इस कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते थे? दिस इज़ नोन एज बॉइलिंग, ठीक है. जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता था जो हम खुद करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे भी बनते वेपर ही हैं बेसिकली, लेकिन उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे? बॉइलिंग कह रहे थे. अब क्या हो गया कि एवोपरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो खुद ब खुद ही होता है, जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होंगे एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग. यहाँ पे बॉइलिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और जो एवोपरेशन है बेटे ये आलमोस्ट हर टेम्परेचर ही पे होती है, लेकिन जब टेम्परेचर हायर हो, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो एवोपरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. यानी कि एवोपरेशन फास्टर होती है जब टेम्परेचर जो है वो हाई होता है. और ये कहाँ होती है? लिक्विड की सरफेस पे होती है. और जो है वो यहाँ से लिक्विड की सरफेस से लिक्विड जो है वो वेपर की फॉर्म में यहाँ से स्केप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. और एवोपरेशन जो है ये इंटायर ये नहीं है कि सारा का सारा आपका लिक्विड जो है वो हीटअप होगा तो ही एवोपरेशन हो सकती है. एवोपरेशन बेटे रूम टेम्परेचर पे भी होती है. किस पे होती है? रूम टेम्परेचर पे भी. कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है. देखो, अगर आप थोड़ा सारा पानी, अभी भी स्पेशली आजकल जो हॉट डेज चल रहे हैं, टेम्परेचर हाई है, आप थोड़ा सारा पानी जो है अपने फ्लोर पे गिराओ अगर, तो आप कुछ देर के बाद देखोगे कि वहाँ से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा खुद ब खुद ही, ठीक है. तो वहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ? एवोपरेशन हुई, वाटर जो है एवोपरेट कर गया.
इसी तरह एक और फिनोमेना बहुत कॉमन है जो आप सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आपके कपड़े धुलते हैं, जब आपके लॉन्ड्री से कपड़े आते हैं वॉश होके, आप उनको बाहर हैंग करते हैं और आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आपके कपड़े सारे के सारे ड्राई हुए होते हैं, ऐसे ही है ना, यानी कि गीले कपड़े थे लेकिन वो क्या हो गए, वो ड्राई हो गए। अब ये जो आपके गीले कपड़े ड्राई हो गए, आपने तो उनको बॉयल नहीं किया, उनको हीट नहीं किया, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ बेटे, जो वेट से पानी हमारा जो फ्लोर से जो पानी था वो भी ड्राई हो गया, हमारे वेट क्लोथ से वो भी ड्राई हो गए। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स में प्रोसेस हुआ दैट इज़ नोन एज एवोपोरेशन, यानी कि ये जो पानी ड्राई हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये एवोपोरेट हो रहा है, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से उसकी सरफेस में से जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो डेली लाइफ है बेटे, इसमें बहुत सारी एवोपरेशन की जो हैं वो एग्जांपल्स हैं जो देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एवोपरेशन प्रोसेस मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर एज वेपर लीडिंग टू एवोपरेशन। आपके पास एवोपरेशन प्रोसेस में जो लिक्विड होता है बेटे, वो क्या करता है, वो एनर्जी गेन करता है, ठीक है। एनर्जी गेन करके उस एनर्जी से वो क्या करते हैं कि वो लिक्विड की सरफेस से स्केप करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एवोपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि बेटे देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एवोपरेशन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। उन सब फैक्टर के बारे में वन बाय वन अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या था, टेम्परेचर था। टेम्परेचर हायर होगा, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा तो एवोपरेशन का रेट भी जो है वो फास्टर होगा, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो आपका एवोपरेशन जो है वो बहुत स्पीड अप हो जाएगी, बहुत तेज़ी से होगी, और जब टेम्परेचर कम होता है तो एवोपरेशन का रेट भी कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बेटे हीट ऐड होती है तो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के हैं वो उनकी अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, मैंने आपको भी बताया था ना, और इसकी वजह से वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं टू स्केप फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर की फॉर्म में उस सरफेस से स्केप करते हैं इस एनर्जी की हेल्प से। तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, फास्टर रेट हो जाता है किसका, एवोपरेशन का, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो एवोपरेशन का रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। कॉमन एग्जांपल इसकी वेट क्लोथ्स हैं, गीले कपड़े हैं, जब समर वेदर होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, कपड़े बाहर लटकाओ तो आपके 10-15 मिनट में कपड़े ड्राई हो जाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ विंटर जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो आपके कपड़े सूखने में बहुत टाइम लेते हैं। इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर रिड्यूस था, जब टेम्परेचर आपका बहुत कम था तो एवोपरेशन का रेट भी स्लो हो गया, यानी कि एवोपरेशन और टेम्परेचर के दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों एक के इंक्रीज़ होने से दूसरे का रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर। उसके बाद सेकंड फैक्टर जो कि एवोपरेशन को इफेक्ट करता है डेट इज़ सरफेस एरिया, ठीक है। जितना सरफेस एरिया लार्जर होगा उतना ही एवोपरेशन का रेट ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही आपका जो एवोपरेशन का रेट है वो कम हो जाएगा। कॉमन एग्जांपल आप कैसे लो, आप दो डिफरेंट यूटेंसिल लो, दो डिफरेंट बर्तन ले लो, एक आप ले लो बॉटल, एक आप ले लो खुले मुंह वाला बर्तन, ठीक है, मतलब बड़ी सी बकेट ले लो जिसका ऊपर से सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा हो, आप इनको बाहर रखो, आप देखोगे कि वो आपका बर्तन जैसे बकेट है जिसका ऊपर से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा था, उसमें से पानी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ होगा, और जो आपकी बॉटल थी जिसका सरफेस एरिया बहुत कम था उसमें से पानी कम हुआ होगा। इसका मतलब है कि वो तमाम के तमाम एरियाज़ जो कि एक्सपोज थे, कि जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा था, वहाँ पे एवोपरेशन ज़्यादा हुई है, इसीलिए उनका लेवल कम हो गया ना लिक्विड का। तो बेटे अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एवोपरेशन का रेट भी स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है आपका एयर मूवमेंट या विंड स्पीड, हवा की जो स्पीड है, जो एयर मूवमेंट है, हवा का चलना है बेटे, जब हवा चलती है, विंड है, जो एयर मूवमेंट है वो हेल्प करती है, मतलब अगर आपकी एयर चल रही है, बाहर हवा चल रही है, विंड है, तो एवोपरेशन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब हवा नहीं चल रही होती ना तो एवोपरेशन का रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि जो एयर मूवमेंट है वो एवोपरेशन के रेट को बेटे फेवर करती है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। अगर आपके जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो सराउंडिंग है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपका एवोपरेशन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्या मतलब है कि अगर आपकी सराउंडिंग एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है,
तो एवोपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एयर जो है वो ड्राई होगी तो प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, आपका जो एवोपरेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। डिफरेंट लिक्विड जो हैं वो डिफरेंट रेट से एवोपरेट करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड कर रहा होता है उनके मालिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, ठीक है, कि उनका मालिक्यूलर का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अगर एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैच हैं तो उनको टाइम लगेगा एवोपरेट होने में। अगर उनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा है तो उनको एवोपरेट होने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में अल्कोहल की दी हुई है, ठीक है। अल्कोहल जो है बेटे ज़्यादा तेज़ी से फास्टर जो है एवोपरेट करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। आप खुद भी घर में करके देख लो, अगर आपके पास अक्सर हम लोग चीज़ों में कुछ बहुत सारे घर के ऐसे केमिकल्स हैं जिनके अंदर अल्कोहल यूज़ होता है। आप अल्कोहल रखो और वाटर रखो, ठीक है, ओपन सरफेस में, ओपन हो, बंद ना ऊपर से, ठीक है, आपका कंटेनर। आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि सारा का सारा अल्कोहल ही आपका एवोपरेट हो जाएगा, जबकि वाटर जो है आपका वैसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि अल्कोहल जो है वो फास्टर एवोपरेट करता है, उसका जो एवोपरेशन का रेट है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू वाटर। लास्ट फैक्टर यहाँ पे आता है प्रेशर। क्या? प्रेशर जो लो, अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटे लो होगा तो वो इन्हांस करेगा किसको, एवोपरेशन को, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, मतलब लो प्रेशर होगा तो एवोपरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। और इसी का जो है वो फिर रिवर्स भी आप देख लो कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा देन आपके पास क्या हो जाएगा रेट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इन्हांस करता है एवोपरेशन को। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े। हमने क्या पढ़ा? एवोपरेशन पढ़ा। एवोपरेशन में मैंने आपको क्या बताया, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं विदाउट अंडर गोइंग बॉइलिंग, ठीक है, विदाउट बॉइलिंग वो खुद ब खुद ही जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी मैंने एक फ्लोर वाली दी आपको और एक कौन सी दी, वेट क्लोथ्स वाली दी। फिर हमने डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स पढ़े जो कि एवोपरेशन के रेट को इफेक्ट करते थे। टेम्परेचर पढ़ा, सरफेस एरिया पढ़ा, एयर मूवमेंट पढ़ी, ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, देन नेचर ऑफ द लिक्विड एंड इन द एंड हमने क्या पढ़ा? प्रेशर पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बेटे, इसको भी एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। एवोपरेशन फ्रॉम आवर स्किन टेक्स अवे ब्लड बॉडी हीट keeping us cool. That is our body natural way of managing temperature. आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब हॉट वेदर होता है, समर होता है, जब गर्मियाँ होती हैं तो आपको स्वेट आता है, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर पसीना आता है बेटे, आपको स्वेट आता है, ठीक है। कब आता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है। अब ये जो आपको पसीना आ रहा है, जो स्वेट आ रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हमें ठंडा रख रहा है, ठीक है। दिस स्वेट जो है, ये जो हमें आ रहा है, ये हमें क्या करता है, इट कीप अस कूल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्वेट हमारी बॉडी में आ रहा था, दिस इज़ एवोपरेशन। एवोपरेशन जो हमारी स्किन से हो रही है, बेसिकली कब ज़्यादा हो रही है? देखो, सर्दियों में तो नहीं एवोपरेशन होती, गर्मियों में होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। मैंने पहले कहा था कि इंक्रीज टेम्परेचर जो है वो एवोपरेशन के रेट को फेवर करता है। तो बेटे समर डेज़ में हमारी स्किन से एवोपरेशन होती है, हमें स्वेट आता है और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हम जो है, हमें हमारी बॉडी ठंडी रहती है, ठीक है। आपको पसीना आया, आप कभी हाथ लगा के देखो, आपके बाजू, आपके हाथ जो है, आपकी बॉडी ठंडी होगी, ना कि गर्म होगी, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज कर रहे होते हैं। और ये एक नेचुरल वे है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो कौन सा है? डैट इज़ एवोपोरेशन। इज डेट क्लियर? समझ आ गई? यानी कि अब ह्यूमन बॉडी में भी हमने एक एवोपोरेशन की एग्जांपल देख ली। जो स्वेट प्रोडक्शन है, जो पसीना आना है, वो भी किसकी एग्जांपल है? एवोपोरेशन की। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मैनेज होता है। तो बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज पढ़ा। आपकी बुक में अक्सर जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन एवोपरेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एवोपरेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर्स भी आ सकते हैं, तो आपको इसके सारे फैक्टर जो हैं वो फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इसके अलावा हमने अपने लास्ट टॉपिक में जब हमने जो है चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, उसमें बहुत सारी डेफिनेशन मैंने आज आपको करवाई हैं, ठीक है। वो सारी की सारी डेफिनेशंस भी आपने अच्छी तरह से याद करनी है, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आती हैं। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है?
मेल्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी, फ्रीजिंग की डेफिनेशन पढ़ी, वेपोराइजेशन पढ़ी, कंडेंसेशन पढ़ी, डेपोजिशन पढ़ी और मैंने आपको सब्लिमेशन भी बेटे आज पढ़ाई। आई होप कि आज का सारा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम कूलिंग कास्ट बाय एवोपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।